हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं और हम उनको किस लिए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस बात को हम जान लेते हैं। हमने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है यहाँ पर उसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दोनों होती हैं, दोनों में क्या क्या सिग्निफिकेंस किस किस चीज़ की क्या क्या होती है। तो उसकी ही ये सीरीज़ है, आगे जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं हम मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल जब हम जानते हैं इसका मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने का कोई तरीका जो होता है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिक स्टेटमेंट ऑन फंक्शन, फंडामेंटल ट्रूथ दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस टू थिंकिंग एंड प्रैक्टिस। ये क्या है? ये सिद्धांत वो सिद्धांत हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो यहाँ पे संगठन है उसके लिए। उसमें ये चीज़ है कि ये उसके बारे में स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन है ये होती क्या है, इसमें किस तरह से काम को होना चाहिए, किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर। और इससे क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, हमारी सोच बनती है किसी संस्थान के बारे में, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। और उसके ऊपर फिर हम प्रैक्टिस वगैरह मतलब यानी कि अपना काम करते हैं, रिसर्च वगैरह कर पाते हैं आसानी से। जो क्लासिकल थ्योरी है यहाँ पर, क्लासिकल थ्योरी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वॉज रिटन बाय हेनरी फैयोल। इट सीक टू डिवाइड मैनेजमेंट इनटू 14 प्रिंसिपल। हेनरी फैयोल जो बोलते हैं इनको, जो प्रोनाउंसिएशन है कई लोग अलग तरह से करते हैं इसका। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपनी बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने बताया था, काफ़ी लंबी बुक है, हेनरी फैयोल मैनेजमेंट एंड रिसर्च के बारे में, उसने से नाम बुक का नाम है। तो उसमें इन्होंने जो प्रिंसिपल हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिंसिपल हैं उसको उन्होंने 14 पार्ट्स में डिवाइड करा था। और इनसे पहले भी ऐसी बात नहीं है, फ्रेडरिक विल्सन जो टाइलर थे उन्होंने भी लिखा था, मगर उनके प्रिंसिपल इनसे काफ़ी कम थे। तो सारे जितने प्रिंसिपल थे वो हेनरी फैयोल ने लिखे थे यहाँ पर। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बता दूंगा मैं आपको कुछ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। 10 से 8 तक प्रिंसिपल की जगह पूछा, कहीं पर होता है कि 6 बताओ आप, कहीं पे होता है कि आप 8 प्रिंसिपल जो है उनको डिस्कस करिए, जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें, कहीं में 10, कहीं पे पूरे के पूरे 14 भी आते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम इन प्रिंसिपल्स को। जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की, उसको मैंने डिफ़ाइन कर दूंगा अगली नई वीडियो के अंदर बनाऊंगा जब मैं उसके अंदर, उसमें भी सेम प्रिंसिपल ही आएंगे, या ले थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या होता है कि जो पब्लिक, एक चीज़ और सुन लीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कोई संस्थान है उसको हम किस तरह से प्रबंध करेंगे, उसके कई तरीके से सिद्धांत निकल के यहाँ पर आए, थ्योरीज आई यहाँ पर। पहली है क्लासिकल थ्योरी, दूसरी आती है न्यू क्लासिकल थ्योरी, फिर आती है सिस्टमेटिक थ्योरी यहाँ पे, ठीक है। और देन अब जो चलती है वो कॉन्टेंजेंसी थ्योरी है, वो सिस्टम थ्योरी का ही पार्ट है यहाँ पर। तो पहला प्रिंसिपल जो हम बात करने वाले हैं, ये प्रिंसिपल आता है क्लासिकल थ्योरी में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो पहला यहाँ पर है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो कहीं जगह पे आपको मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल यहाँ पर इसको हाईलाइट नहीं करते यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इसको बनाने का। द इंटरप्राइजेज, यानी कंपनी हम बोलेंगे इसको, इंटरप्राइजेज को, शुड बी सेट सम ऑब्जेक्टिव फॉर द अचीवमेंट फॉर विच डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड वर्क। कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई छोटी फैक्ट्री भी हो सकती है यहाँ पर। तो उनमें क्या होता है, कुछ वो ऑब्जेक्टिव अपने फिक्स करते हैं, सेट करते हैं, जिनको उन्हें अचीव करना होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से वो काम करवाते हैं इनको अचीव करने के लिए। There should be a common goal for the business as whole and the organization set to achieve that goal।
इसमें कहा गया है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कंपनी, मान लो कोई सामान वगैरह जो कंपनीज होती हैं आज के टाइम में बहुत सारी, कोई कंपनी है तो उसका एक कॉमन गोल होना चाहिए। वो क्या होता है? प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना। देन यहाँ पर क्या है कि उसी में हम डील करेंगे, मतलब उसी में, मतलब कोई, मान लीजिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये मोबाइल फ़ोन कंपनी है यहाँ पे कोई ए नाम से, तो वो क्या करेगी यहाँ पर एक का 3 पार्ट उसको अपने अपने डिवाइड कर लेती है। मान लो यहाँ पर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, ये हो गया आपका सेल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। बिज़नेस सबका अलग अलग है इनका। इसका काम मैन्युफैक्चर करना है, मतलब बनाना है प्रोडक्ट, उसका काम क्या है, उसको प्रचार करना है, उसका इनका काम क्या है, उसको बेचना है यहाँ पर। तो इन सब का मकसद यहाँ पर क्या है? ये सब कंपनी के डिपार्ट ही तो हैं यहाँ पर। इनका मकसद क्या है कि कंपनी के प्रोडक्ट को सेल आउट करना फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर कि जो प्रॉफिट जो होगा वो हम मतलब अर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो क्या कहा गया है, जो अचीव करेंगे हम, वो कॉमन गोल यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट को अर्न करना। In the absence of common goal, different departments will set their own target and different departments are likely to have conflicting objectives. Therefore, there should be purpose for the organization. इसमें क्या कहा हमने कि कॉमन गोल नहीं होगा तो क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से करने लग जाएगा यहाँ पे काम। अब मान लो कि इनको उससे मतलब नहीं पड़ता कि क्या करना है, मतलब प्रॉफिट कैसे अर्न होगा कैसे नहीं होगा। जो कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, अब उनको क्या है कि टारगेट दिया गया है कि तुम्हें इतना पीस बनाना है। अब बिके ना बिके उन्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका गोल अगर अलग हो जाएगा, उनका मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि बिकता है नहीं बिकता, उनका मतलब यहाँ पर सिर्फ चीज़ है कि वो बन जाए बस। बिके, टूटे फूटे, सड़े गले, कुछ भी हो, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो इस तरह से सोचेंगे तो यहाँ पर क्या है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर डालेंगे और इतना ये एडवर्टाइजमेंट उन चीज़ों का नहीं कर पाएंगे। जब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये सेल आउट भी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये सेल नहीं कर पाएंगे तो ये लोग गुस्सा हो जाएंगे इन चीज़ से कि हम यहाँ पे ढेर का ढेर लगाए जा रहे हैं, तुम बेच नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं इनका एक गोल होना चाहिए कि हम सामान को बेचेंगे, मतलब मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पर बेचेंगे। मकसद ये होना चाहिए बनाना नहीं कि हम मोबाइल फ़ोन को बनाएंगे, हम बना कर बेचेंगे उसको, हम उसका एडवर्टाइजमेंट करके बेचेंगे उसको, हम उसको सेल करके तो बेचना ही है यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कोई मकसद होना ज़रूरी है। दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या है कि किसी एक पर्सन को कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे हमने कहा कि भाई फिक फील्ड जो है उसके अंदर कोई काम है उसके अंदर उसको माहिर होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग माहिर होते हैं रील बनाने में इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग होते हैं पढ़ने में लिखने में माहिर, कुछ क्रिएटिविटी के एक्सपेरिमेंट करते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर इंसान स्पेसिफिक फील्ड का माहिर होता है। तो उसी काम के अंदर, उसी कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं कि उनको डिवाइड करना चाहिए हमें। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया अभी था, फिर वही वाला बात कहूँगा मैं कि किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने में स्पेशलिस्ट है कोई इंसान, कोई बनाने में स्पेशलिस्ट है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने में स्पेशलिस्ट है। तो जो जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसे उस डेजिग्नेशन की जॉब मिलनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर ये उसकी जो यहाँ पर स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको, अगर उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलेगी तो वो उस काम को अच्छे से करेगा, मन लगा के भी करेगा यहाँ पर, और उस काम को करने में उसको मज़ा आने लग जाएगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, जब वो इस तरह से काम करेगा तो काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब यहाँ पर है एक बंदा कारीगर जिसको मोबाइल बनाना आता है, मगर उसको न बातचीत करने का ढंग है, ना उसको कोई एक्सपीरियंस है कि लोगों से कैसे डील किया जाए, कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। बेचारा वो कहाँ से उस चीज़ को कर लेगा, पहले वो सीखेगा यहाँ पर आकर, समझेगा, जानेगा कौन कौन से प्रिंसिपल है, कैसे कस्टमर से बात करनी है। टाइम वेस्ट, ट्रेनिंग गई लग जाएगी इसके अंदर, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो स्पेशलिस्ट को यहाँ पर अलग अलग किया जाएगा यहाँ पर काम के हिसाब से। और यहाँ पे से हमने कहा स्पेशलाइजेशन के बेस पे हम डिवीज़न करेंगे यहाँ पर, इसको हम लेबर का डिवीज़न भी कहते हैं, ये प्रिंसिपल है इसका। तो जो लोग इस चीज़ से काम करने में एक्सपर्ट हैं वो उस काम के डिपार्टमेंट बन जाएंगे। इसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी यहाँ पे कहते हैं इसके अंदर, मतलब विभागीकरण इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। देन हम देखते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड प्रिंसिपल ये है कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब अंतर संबंध को स्थापित करना। यहाँ पर किसी कंपनी के अंदर, जैसे मैंने बताया भी आपको
कि सबका मकसद जब यहाँ पे कॉमन गोल को अचीव करना होगा तो वो सब लोग अपने आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करेंगे दूसरे का। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इसमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि ये 3 टायर हैं कंपनी के अंदर, मतलब लेवल है यहाँ पर। ये CEO हो गया, मतलब मान लो CEO है या फिर कंपनी का मालिक है, ये मैनेजर या फिर सुपरवाइज़र हैं, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो असल वर्कर यहाँ पर हैं। तो इनमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जब इसका कोऑर्डिनेशन इससे अच्छा होगा, मतलब बातचीत अच्छी होगी, वही इसकी कमांड को फॉलो करता होगा, तो कंपनी एफिशिएंसी, मतलब कंपनी जो है इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगी। यहाँ पे काम एफिशिएंसी से होगा। और ये जो लोग हैं नीचे वाले जो वर्कर हैं वो इसकी कमांड को फॉलो करते हैं, सुपरवाइज़र या फिर मैनेजर की। तो अभी फॉलो जब करेंगे तो इनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बैठेगा, मतलब संबंध बनेगा आपस में। ये कमांड देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को पूरा करेंगे। अब इसमें यहाँ पर ये चीज़ है, जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती है, जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि कमांड देनी चाहिए, ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए, ना काम नहीं करेगा मजदूर जो कार्य जो एम्प्लॉय हो तो भाग जाएगा छोड़ के जॉब को। तो क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन इस तरह का होना चाहिए कि जब वर्कर है, मान लो वर्कर जो है उसको कोई बीमारी हो गई, तबीयत ख़राब चल रही है उसकी, या उसको कोई चोट लग गई यहाँ पर, तो जो उसका सुपरवाइज़र है वो उस चीज़ को समझे बात को कि यार तबीयत ख़राब है, बीमार है, चोट लग गई है, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर दो, भाई थोड़ा सा कम काम कर ले, 1 घंटा रेस्ट कर ले, बैठ जा, अब चल जैसे नहीं हो पाता तो घर पहुँच जा अपने वापस, छुट्टी मिल जाए उसको। तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जब बीमारी के हाथ में छुट्टी मिल जाएगी बंदे को, जब वो नेक्स्ट डे काम करने की जब भी वो आएगा तो वो काम को लगन से करेगा क्योंकि उसको छुट्टी मिली थी यहाँ पर। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट आर लाइक टू सेट डिफरेंट गोल। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी आपको कि इसको कोई मतलब नहीं है कि सेल हो, इसको मतलब कोई मतलब नहीं है कि सेल हो या ना हो, मेरा बन जाए, मुझे काम करने का पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, हर किसी का अपना अपना गोल होगा जिसको अचीव करने में हर कोई लग जाएगा। और जो कॉमन गोल है, जो प्रॉफिट अर्न करना है सेल करके, वो तो भूल जाएंगे। और फिर जो कंपनी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, फॉल होगा, तो कंपनी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोमेटिकली ख़त्म उसका मामला। अब देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 प्रिंसिपल है। अब मैं इसमें से कुछ जो है यहाँ पर, मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग कर देता हूँ। देखो, पहला ये वाला इम्पोर्टेंट अलग हो जाएगा, दूसरा ये वाला है इम्पोर्टेंट हमारा, तीसरा है हमारा ये वाला इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि जब कोई कंपनी में है, जैसे हमने कहा द अथॉरिटी फ्लो डाउन स्ट्रीम इन द लाइन, everyone is empowered to complete the work. All the authority can be delegated. The responsibility set rests with the man who has been assigned the job. If a supervisor superior delegates his authority on his subordinate, the superior is not deprived his personality responsibility. Although the subordinate become liable for his superior, no further responsibility can be assigned. इसमें क्या कहा गया, समझने वाली बात है बड़ी। इसमें क्या कहा गया, जैसे कि हम देखते हैं स्केलर चेन, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है जो 14 प्रिंसिपल है, इसका बता दूंगा वो भी, और है हायरार्की के ऊपर से नीचे, मतलब जो काम है वो डाउन स्ट्रीम जाता है। मतलब यहाँ पर जो पिरामिड है, कंपनी जो यहाँ पर जो होता है, जो काम जो होना होता है वो यहाँ पर तय होता है, तो वो बताया जाएगा इस वाले को, ये बताएगा इस वाले को यहाँ पर। तो ये इस तरह जाता है। और जब मान लो कंपनी का CEO या फिर मालिक जो है, जब वो मैनेजर या फिर जो सुपरवाइजर बता देगा तुम्हें ये काम करना है, तो उसको वो देगा अथॉरिटी, मतलब अधिकार देगा कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उस काम को करे या करवाए। अब सुपरवाइजर खुद तो करेगा नहीं इस काम को, वो अपने जो अंदर उसके वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ है वो उनसे करवाएगा। तो ये क्या करेगा, जो वर्कर्स होंगे यहाँ से कमांड मिल जाएगी इनको। जब कमांड मिलेगी तो इनको अथॉरिटी मिलेगी कि आप कंपनी के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टाइम को खर्च कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ये काम करके इसको दें, इसको काम करा मिल जाएगा तो ये आगे पहुँचा देगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ ही सारा जो हम कहते हैं प्रिंसिपल में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है यहाँ पर।
देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन। ये भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि प्रिंसिपल तो फिर भी है ये। द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियर डिफाइंड। इसमें कहा गया है जो अथॉरिटी है किसी भी यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है उसकी, किसकी वजह जॉब का जो मतलब जो जॉब की पोजीशन है उसके लिए वो डिफाइन होनी चाहिए, कंपनी के अंदर लिखित होनी चाहिए, मतलब रिटर्न में होना चाहिए कि इसको ये काम करना होगा और इतने टाइम पे ये काम करेगा, इतना इतना करना, उतनी इतनी इसको सैलरी हम पे आउट करेंगे। यहाँ पर एवरीवन शुड नो देयर वर्क विद सर्टेनली। हर इंसान को अपना काम मालूम होना चाहिए। अब जो ये सारे प्रिंसिपल हैं, ये चीज़ आप भी जानते हो कि जब आप किसी लोकल कंपनी में काम करोगे, फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ तो होता ही नहीं ऐसा कुछ भी। वजह वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस सेक्टर में ज़्यादा जितने चलते हैं सारे के सारे चलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। देन हम देखते हैं यहाँ की क्या है यहाँ पर, इफ़ ड्यूटीज़ आर नॉट एक्सप्लिसिटली असाइंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। इसमें कहा हमने जो ड्यूटीज़ दी गई, किसी को काम दिया गया है करने का, उसका बनता है हक, वो सही से वो नहीं निभा पाता उस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या बनता है कि जो पॉसिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने की, तो वो भी नहीं हो पाएगी सही से फिक्स। एवरीवन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। हर इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिसने नहीं करा वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। उसको हमारी भेज देंगे, मान लो किसी वर्कर ने नहीं करा, तो जो सुपरवाइज़र है वो रिस्पॉन्सिबल तो है करवाने के लिए, भाई नहीं कर रहा इंसान, वो नहीं मानना ना, क्या करे बेचारा इस चीज़ को, मैं क्या बोलूँ वो कहेगा भाई जाओ, जो मालिक है उसके पास जाओ, बात करो, मैं जानता इस बारे में कुछ भी। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट शुड बी क्लियर डिफाइंड टू मेक द वर्क एफिशिएंट एंड स्मूथ। सबके बीच जो काम है डिपार्टमेंट के बीच में वो सही से बताया हुआ होना चाहिए कि तुम्हें ये वाला काम करना, तुम्हारा काम ये वाला बनता है। देन आता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पर हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी क्लासिकल थ्योरी का, और क्लासिकल थ्योरी के यहाँ पर जो भी हम कहते हैं साइंटिफिक हो, ह्यूमन हो, सब में काम आता है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि काम को हमें डिवाइड करना चाहिए। वही चीज़ जो मैंने कहा कि ये काम इसके पास अलग है, इसका काम अपना अलग है। जो सीईओ है यहाँ पे कंपनी के, फिर जो कंपनी का ऑथर है उसका यहाँ पे क्या काम है, वो थिंकिंग करेगा। अगर नॉर्मल लेवल पे हम देखें तो वो सोचेगा भैया कहाँ से मुझे ऑर्डर लेने, मैं ऑर्डर जो लूँगा मुझे किस कंपनी मतलब किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम देना है, कितने एम्प्लॉय पे रखूँ, उसके अंदर कैसे सैलरी दे पाऊँ मैं उनकी, और कैसे कैसे मशीनें लेकर आऊँगा काम करवाने के लिए मैं यहाँ पर। तो ये चीज़ का काम क्या है, प्लानिंग का काम होता है यहाँ पर सबसे हायर अथॉरिटी की। फिर यहाँ पे जो हम देखते हैं मिडिल अथॉरिटी होती है, उसको अपना काम होता है कि उसको काम करवाना है जो हायर अथॉरिटी ने उसको दिया है। देन वर्कर जो है वो काम करते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि एक सुपरवाइज़र जो है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। सुपरवाइज़र जो उसके अंदर कितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। कहीं जगह पे 5 है तो कहीं पर आपको ये 6 भी मिल सकता है देखने को। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड बी सच दैट द सुपरवाइज़र इज़ एबल टू कंट्रोल हीज वर्क इफेक्टिवली तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो वर्कर है, जो सुपरवाइज़र है, उसको इतने सबऑर्डिनेट मिलने चाहिए। मतलब इतने भी ना मिल जाए, एक आदमी है, आपने कहा कि हम आपको 100 सबऑर्डिनेट देना, कुछ चेक करते हो दिन भर बैठ के, वो तो परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 हो, 12 हो, 20 हो, ज़्यादा 6 कहे गए हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं जो नॉर्मली होता है तो वहाँ तो यही होता है कि एक के पास 10-12 लोग तो होते हैं सुपरवाइज़र के अंडर। तो इतने लोग मिलने चाहिए कि तो उसको कि वो आसानी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कर पाए यहाँ पर। इन एडिशन द वर्क शुड बी सुपरवाइज्ड इन द सेम नेचर, कि जो वर्क होंगे उनको सेम नेचर में हमें सुपरवाइज करना चाहिए यहाँ पर। इफ़ द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ प्रोपोर्शनलनेस इट इज़ बाउंड टू अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर ड्यू टू स्लो कम्युनिकेशन विद सुपरवाइज़र। हमने क्या कहा यहाँ पर कि स्पैन ऑफ कंट्रोल सही से अगर नहीं स्थापित हो पाता है यहाँ पर, मतलब प्रोपोर्शनली हो पा रहा है यहाँ पर, किसी किसी हिस्से में हो, किसी हिस्से में नहीं हो पाया यहाँ पर सही से, तो इससे क्या होगा, जो मतलब जो यहाँ पे क्या है ना एफिशिएंसी है हम, वो यहाँ पे अफेक्ट होगी। और इससे क्या होगा हमारा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा, जो प्रोडक्टिविटी हो घट जाएगी।
और ऐसा होगा कि यहाँ पर स्लो कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर कि जो कमांड मिलती है वर्कर्स को सुपरवाइजर से वो नहीं मिल पाती, और मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी, जब लिमिटेड नंबर के अंदर लोग होंगे उसके पास काम करने के लिए। देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, कि काम में बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर। द प्रिंसिपल मीन्स दैट द असाइनमेंट ऑफ वर्क शुड बी सच दैट ईच पर्सन गिव ओनली द वर्क दैट ही कैन परफॉर्म वेल। इसमें क्या कहा प्रिंसिपल बैलेंस में, कि एक इंसान को, वर्कर को वही काम देना चाहिए जो उससे अच्छे से हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट को अर्न करने ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर, कम एफर्ट में, कम एनर्जी खर्च करके। यहाँ पर पर्सन इज़ गिवन ओनली द वर्क, ये तो हो गया। इफ़ वन पर्सन इज़ ओवरवर्कड एंड द अदर पर्सन इज़ अंडरवर्कड देन द वर्क विल सफ़र इन द बोथ सिचुएशन। इसमें कहा हमने कि एक आदमी है, उससे एक काम उसको दिया गया, जिससे आप 5 काम करवा रहे हो, तो 3 काम दूसरे बंदे के हैं वो भी आप इससे ही करवा रहे हो, तो वो कहलाएगा यहाँ पर ओवरवर्कड। जब वो ओवरवर्क करेगा ना यहाँ पे, तो आप जानते ही हो कि इंसान जल्दबाजी में काम ख़राब करता है, और काम का प्रेशर होगा तो टेढ़ा बड़ा काम खींचेगा बिल्कुल। एक है अंडरवर्क, जिसके काम आपने इसको सौंप दिए यहाँ पर लाकर, तो वो तो बेचारा मज़े से खा रहा है और दूसरे परेशान कर रहा है वो। द वर्कर शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट एवरीवन इज़ एबल टू गिव देयर मैक्सिमम। हमने ये कहा कि जो डिवाइड होना चाहिए वर्कर्स का, जो मतलब कंपनी में हम डिवाइड करते हैं कि भाई इतने वर्कर होंगे इतने काम करेंगे, ये इस बेस पर चाहिए कि इंसान जो है मैक्सिमम काम कर सके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पर कर सके इस्तेमाल अपनी। देन आता है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सरकमटेंस। इसमें क्या कहा, कंटिन्यूटी के अंदर मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वक्त के हिसाब से ढल जाए। पहले क्या था, एयरफोर्स एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का ही, वहाँ पर हम पहले यहाँ पे क्या था कि भाई मोबाइल के अंदर कान में लगाने की लीड आती थी पहले अलग से, फिर क्या हुआ कि उसमें सुधार हुआ, चेंजेस होता रहा, फिर में से लीड तो गायब हो गई, फिर वो कान पर डालने का जो कॉलर वाला होता है वो आने लग गया यहाँ पर, उसी में तार लग के गले कान में लग रहा है वो। और यहाँ पे शुरुआत क्या हुई, लीड गायब हो गई, ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होने लग गया। देन हम देखते हैं यहाँ पे ईयरबड्स आ गए यहाँ पर। तो क्या है कि जो समाज की ज़रूरतें हैं, जो यहाँ पे क्या है सरकमटेंस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना ज़रूरी है। एवरी डे देयर आर चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। हर दिन जब मार्केट का तरीका, हम कह रहे हैं जो प्रोडक्शन का तरीका है, जो तरीका है मार्केटिंग का, बदलता रहता है हमेशा। आज हम मैन्युफैक्चरिंग हाथ से कर रहे हैं, कल मशीन से कर रहे हैं, कल हम देखेंगे कि मशीन खुद कर रही है, हम तो गायब भी हो गए वहाँ से। अब देखते हैं जैसे कि हमने क्या कहा कि मार्केटिंग है, आज मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, कल सिस्टमेटिक लगा दिया एक आदमी ने, वो सिस्टम अपना भी अपना काम करता है, प्रोग्रामिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि वक्त के हिसाब से बदलना ज़रूरी है, कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है। फिर आता है हमारा यूनिफॉर्मेलिटी, ये वही चीज़ है जो हमने कहा कोऑर्डिनेशन हो, उसका ही हिस्सा यहाँ पर निकल के आता है ये। इसमें क्या है कि वर्क डिलीवरी ऑफ वर्क इन सच अ वे सो दैट यूनिफॉर्मिटी रिमेन, कि हमें जो काम है वो इस तरह से डिवाइड करने चाहिए कि सबको बराबर का काम मिल जाए। इससे क्या होगी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिलिटी आती है। ईच ऑफिसर शुड बी इन चार्ज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया सो दैट डील सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड। इसमें क्या कहा गया है, जो ऑफिसर है, जो हम कह रहे हैं सुपरवाइज़र है, उसको क्या है कि अपना एक एरिया मिलता है, उसको देखना चाहिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड होगा यहाँ पर लोगों के बीच, और जो कमांडिंग है यहाँ पर। आता है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट वाला फिर से आ गया, ये है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इट मीन्स कि जो कमांड है वो कोई हायर अथॉरिटी देनी चाहिए यहाँ पर। अ पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस, के इंसान जो है ना वो एक बॉस के प्रति जवाबदेह हो। अब आप मान लो किसी छोटी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या है कि जो ऑनर है वो अलग है, उसका बड़ा भाई है, उनके पिताजी हैं, उनकी बहनें हैं, माता है, वो सबकी राय क्या यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। अब हम तो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो ये सोच के काम करेंगे यहाँ पर, चल यार जो बोलता उसको कर लो, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होगा, जो वर्कर है, पहली बात तो ये है कि उसका टाइम होगा वेस्ट, उसकी एनर्जी होगी वेस्ट। दूसरा क्या है, वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा, तो इससे जो हम कह रहे हैं ना एफिशिएंसी है वर्क में, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब काम करने के लिए, कमांड देने के लिए एक बंदा ही होना चाहिए हर काम के अलग से।
जैसे हमने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हेड अलग से हो, मार्केटिंग के लिए एक हेड अलग से हो यहाँ पर, और सेल के लिए एक हेड अलग से होना चाहिए, मतलब ताकि क्या हो यहाँ पर यूनिफॉर्मेलिटी का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहे, तो वो बंदा कंफ्यूज भी नहीं हो, काम भी सही से कर पाएगा। देखते हैं फिर हमारा यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब यहाँ पर कि तुक्का जो मारते हैं हम, यहाँ पर हम अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ पर। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवीन ओनली व्हेन समथिंग गॉन रॉन्ग। इस प्रिंसिपल मानना यहाँ पर क्या है कि जब जो हाई अथॉरिटी है, CEO हो, मैनेजर हो, वो जब ही किसी चीज़ को चेक करते हैं यहाँ पे इसमें गड़बड़ का उनको अंदेशा होता है या फिर होने वाली होती है। इफ़ थिंग आर डन अकॉर्डिंग टू प्लान देन इंटरवेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट शुड हैव रूटीन थिंग टू ओवरसीन बाय द लोअर कैडरी। इसमें ये कहा हमने कि जब हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को चेक करेंगे क्योंकि वो काम समान चीज़ जा रही है वहाँ पर, तो इसका क्या होगा, किसमें इस्तेमाल हो सकती है। तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ेगी, छाड़ उनको नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज़ ओनली एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन व्हेन द अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज कॉट। द प्रिंसिपल रिलीव्स टॉप मैनेजमेंट ऑफ मैनी ट्रबल एंड रूटीन थिंग। हमने क्या कहा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, मतलब जो बड़ा कोई मुश्किल से ऐसा माहौल बनता है, तो जो टॉप मैनेजमेंट का जो अटेंशन है वो पकड़ा जाता है, मतलब कहीं और फंस जाता है वो। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिप जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में, दिक्कत में आ जाता है। तो इसमें ये कहती है थ्योरी कि उसको रूटीनली चेक करनी चाहिए चीज़ें, बार बार आकर, ये नहीं कि महीने में एक बार, साल में एक बार के चेक कर ली। ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ एग्जम्पशन अलाउ टॉप मैनेजमेंट टू फोकस ऑन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अवॉइडेबल सुपरविजन डज नॉट वेस्ट सिग्निफिकेंट टाइम ऑन मैनेजमेंट। इसमें क्या कहा हमने कि जो मैनेजमेंट है उसको अपना काम ध्यान देना चाहिए सिर्फ प्लानिंग करने में और पॉलिसी मेकिंग करने में, जिससे हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो हम कह रहे हैं एग्जम्पशन लगाना, तुक्का मारना, सोचना, वो सब बेकार है। यहाँ पर जो सुपरविजन है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। देना था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल सो दैट इट इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। कि जो हमने कहा कि जो कोई कंपनी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल ईजी हो, ताकि ये समझ पाए कि भैया ये इंसान मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ये मार्केटिंग वाला है, ये सेल करने वाला है। हालांकि ऐसा में क्या होता है कि ये सब मिक्स हो जाते हैं आपस के अंदर। इसमें ये कहते हैं कि सिंपलिसिटी में क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राइट इंसान को मिलनी चाहिए, जिसको हम भेज रहे हैं अपना लेटर या बात बोल रहे हैं वो उस तक पहुंचनी चाहिए। अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल क्रिएट डाउट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द इंडिविजुअल। इफ़ यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पर इफ़, अगर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता सिंप्लिसिटी का, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिविजुअल के खिलाफ, डाउट होंगे दूसरे के खिलाफ। देन हम देखते हैं देयर में ऑल्सो बी ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट दैट माइट अदरवाइज बी अवॉइडेड। इसमें इन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको वर्कर जो होते हैं वो बार बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि उनको और काम नहीं चाहिए होता, सिंप्लिसिटी नहीं होती, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको अवॉइड करेंगे हम, सिंप्लिसिटी लेकर आएंगे काम में, तो सही बात है भैया, बेनिफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन आखिर दो हमारे बचते हैं प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। जो सारे प्रिंसिपल हमने जितने पढ़े हैं सारे जब उनको निचोड़ लेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू अचीव इंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव एट मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट। इसमें इन्होंने कहा कि जो कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है कोई या कोई इंडस्ट्री है यहाँ पर, उसको अपने गोल को किसी को लिख देना चाहिए जो उनके लोगों में से हो। इससे क्या होगा यहाँ पर, जब एफिशिएंसी होगी, सही से लोग काम कर पाएंगे यहाँ पर, तो जो कंट्रोल है कॉस्ट में यहाँ पर कम से कम खर्च होगा। स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर प्री डिटरमाइंड एंड परफॉर्म मच बी इन अकॉर्डिंग टू द विद द इस गोल। जो हमने कहा कि भैया खर्चा है पैसे का, कितना रुपया खर्च करना, कितने रुपये निकालना है, हमें पहले से वो प्लानिंग होती है, उस चीज़ की करनी पड़ती है, उस चीज़ की प्लानिंग हमें,
ताकि इससे क्या हो, हम फिर जगह से अपना काम जो है, गोल है, उसको अचीव कर पाए। दिन आता है हमारे यहाँ पर स्केलर प्रिंसिपल। दिस थ्योरी रेफर टू वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग टू द लोअर। इसमें ये हिसाब है कि कोई रिसर्च करोगे तो आप यहाँ से करोगे टॉप से, फिर जाओगे अब नीचे रिसर्च करते हुए, बाकी में क्या है पहले नीचे से ऊपर आओगे। तो इस चीज़ के बारे में ये चीज़ है, और इसको हम कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम। इसमें क्या है कि यहाँ से होते होते यह चीज़ पहुँचती है ऊपर जाके जो सबसे हेड में होता है, और जो सबसे गरीब वर्कर होता है उसकी बात को कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर। तो ये कई मूवमेंट भी कहलाता है उस टाइम में। इस प्रिंसिपल से ऐसा हिसाब है कि जो भी काम हो, वर्टिकल प्लेसमेंट और ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग टू द लोवेस्ट लेवल, कि जो भी काम होना है वो यहाँ से शुरू होना चाहिए और नीचे पहुँच चाहिए, उल्टा नहीं कि शुरू यहाँ से ऊपर पहुँच जाए। द स्केलर चेन इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने कहा कि सिस्टम है यहाँ पे, प्लानिंग है स्केलर चेन की, पहले से ही यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कंपनी है उसने मान ली है। यहाँ पर प्री रिक्विसाइट है फॉर द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, के कंपनी के अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने करा है। सो यहाँ पर ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसकी जो 14 प्रिंसिपल हैं जिनको हेनरी फायोल ने दिया था, उनको हमने डिस्कस करा। कैसी लगी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।